नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत सीएम जयराम ठाकुर की अनिल शर्मा पर दिए बयान की खबर के साथ करेंगे। जिस दिन से पंडित सुखराम अपने पोते आश्रय के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसी दिन से उनके बेटे अनिल शर्मा का मंत्री पद खतरे में है। कभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि पंडित सुखराम ने अपने बेटे के सियासी करियर को दांव पर लगा दिया, तो कभी अनिल शर्मा को अपनी भूमिका तय करने की सलाह दी जाती है। आज पांवटा साहिब में पत्रकारों से रूबरू हुए जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को दो टूक कहा, वो अपनी भूमिका तय करें कि वो बेटे के साथ हैं या बीजेपी के साथ। अनिल शर्मा अपनी भूमिका तय करें, बेटे के लिए काम करने हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी सूरत में उनको विधानसभा की सदस्यता भी खोनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल से भी मंत्रिमंडल में भी रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। अपनी भूमिका तय करें और भाजपा में अगर काम करना चाहते हैं, भाजपा के सदस्य हैं तो मंत्रिमंडल में भी रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे। बड़ी खबर इसी मसले से जुड़ी। उत्तराखंड दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के विकासनगर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। विकासनगर के बरोटीवाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और इस दौरान भी वो इस मसले पर कहते दिखाई दिए और साफ किया कि तय करनी होगी भूमिका अनिल शर्मा को। बता दें, उत्तराखंड दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर और हमने आपको बताया था कि सीएम जयराम ठाकुर पंजाब और उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करेंगे। आज उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव के लिए और अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उन्हें भेजा जा रहा है, वो क्या हिमाचल, क्या हरियाणा, इन तमाम जगहों से अदला बदली होती हुई दिखती है। बहरहाल अभी हिमाचल के सीएम गए हैं, पहले पंजाब गए थे और अब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। विकासनगर के बरोटीवाला में जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे सीएम जयराम ठाकुर। और अब नालागढ़ से बड़ी खबर। भाजपा का युवा सम्मेलन कार्यक्रम शुरू। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम पहुंचे हैं प्रेम कुमार धूमल। शिमला से सांसद वीरेंद्र कश्यप भी पहुंचे हैं और बता दें कि शिमला सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो शिमला सीट पर सस्पेंस की बातें की जाती थी या फिर कहा जाता था कि मौजूदा विधायक उम्मीदवार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, वो तमाम चीजें होती हुई नहीं दिखती। दोनों एक साथ भी नजर आते हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और किसी भी तरह से कोई मनमुटाव या फिर भीतरघात की तमाम चीजों को नकारते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको नालागढ़ में, जहां पर आप देख रहे हैं राजनीति के दिग्गज पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को भी आप यहां देख पा रहे हैं और पूर्व सीएम की अध्यक्षता में कई लोग बीजेपी में शामिल भी हुए। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। हमीरपुर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर 2 ठाकुरों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। पिछले कई दिनों के मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अनुराग ठाकुर को मात देने के लिए कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर पर दांव खेला है और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी अनुराग को चारों खाने चित करने के लिए हुंकार भर दी है। रामलाल ठाकुर हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 1985 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। 1993, 1998, 2003 और 2017 में भी वो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। प्रदेश सरकार में वो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। यही नहीं, रामलाल ठाकुर राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में 6 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 3 बार कप्तान रहे हैं। रामलाल ठाकुर हिमाचल के लोक गायक भी हैं। बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन हमीरपुर सीट पर जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। आप देखिए पूरे प्रदेश और देश में
वातावरण मोदी के नाम पर है और फिर एक बार मोदी सरकार बनी। एक दूसरे को धक्का देने वाला कार्यक्रम चला हुआ था और इस धक्के में रामलाल जी जो है वो उनको धक्का दिया गया है। मैं ये मानता हूँ 2 पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में, प्रमुख रूप से भाजपा कांग्रेस, मुकाबला आमने सामने होता है, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारी हमीरपुर सीट बहुत मजबूत है, वो सुरक्षित है बिल्कुल हर तरह से, और जीत का अंतर बड़ा होगा। हमीरपुर को लेकर बीजेपी इसलिए बेफिक्र है क्योंकि अनुराग ठाकुर यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और बीजेपी ने चौथी बार भी अनुराग ठाकुर को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को मात देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस ने जिस भरोसे के साथ रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है, क्या वो हमीरपुर का किला फतेह करने में कामयाब होंगे। दिल्ली से पंकज कपाही और बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18 हिमाचल। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत आज ये हो चुकी है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए अपनी मूल विचारधारा के प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। अगर हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशी खालिस कांग्रेस बैकग्राउंड के नहीं हैं। जंगे आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया, जो अपनी विचारधारा का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन चुनावी राजनीति में उसे अपनी खालिस विचारधारा के प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर 4 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों पर नजर डालें तो हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़कर सब उधार के ही लोग हैं। यहाँ भी पूर्व बीजेपी सांसद सुरेश चंदेल पर ही कांग्रेस आला कमान की सुई अटकी हुई थी, लेकिन विरोध के चलते बात नहीं बन पाई। बाकी 3 सीटों की बात करें तो शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल ने सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1999 में हिविका के टिकट पर शिमला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी और हिविका का गठबंधन हुआ था। 3 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 1 पर हिविका। बाद में पाला बदलकर शांडिल साहब कांग्रेस में आ गए। 2004 में कांग्रेस की टिकट पर शिमला सीट से चुनाव जीतकर दोबारा सांसद बने। वहीं कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल भी बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर कांगड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद काजल ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी उम्मीदवार संजय चौधरी को तगड़े मार्जिन से पटखनी दी। मंडी उम्मीदवार आश्रय शर्मा की बात करें तो आश्रय आया राम गया राम के नाम से मशहूर पंडित सुखराम के पोते हैं। इनका राजनीतिक जन्म तो कांग्रेस में ही हुआ। कांग्रेस ने इन्हें पार्टी का प्रदेश सचिव भी बनाया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये भी पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। यही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर इन्होंने ही पिता अनिल शर्मा की उनसे मुलाकात करवाई, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई और टिकट भी फाइनल करवाया। बाद में चुनाव जीतकर अनिल शर्मा जयराम कैबिनेट में मंत्री बन गए। इस चुनाव में बीजेपी ने मंडी से कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंडित सुखराम को लगा कि यह करिश्मा केवल उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सिटिंग एमपी राम स्वरूप शर्मा की जगह पोते आश्रय के लिए टिकट की मांग कर डाली। जब बात नहीं बनी तो फिर नियत और पाला दोनों बदले और पोते के लिए कांग्रेस से टिकट लपक ली। सवाल यही है कि विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस, विचारधारा के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, क्या आज अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि उसे अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस
भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका है। अब नामांकन का दिन भी नजदीक आने को है। 22 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग की कैसी तैयारी है, इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रदीप ठाकुर ने। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 19 मई को मतदान होना है और तैयारियां किस तरह से इस वक्त मुकम्मल की जा रही है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब 19 मई को जो है वोटिंग होनी है, उसको लेकर निर्वाचन विभाग की अभी क्या तैयारियाँ हैं, और बाकी मतदाताओं की अगर बात करें तो कितने मतदाता अब तक पंजीकृत हो चुके हैं? हमारा जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 21 जनवरी को, उसके हिसाब से हमारे पास 50,96,869 मतदाता थे। तो जब इस पीरियड के बाद ये जो मत बनाने की प्रक्रिया है वो जारी है, और अभी तक जो आज के हमारे हैं 51,56,000 के आसपास जो है मतदाता हो गए हैं। पोलिंग स्टेशन कितने स्थापित किए गए हैं, और इसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन है पूरे स्टेट में, हिमाचल में 7,730 है, और एक जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वो 373 हैं, और जो दूसरे हमारे पोलिंग स्टेशन हैं जिसको वल्नरेबल हम कहते हैं वो 946 हैं। और इस प्रकार 7,723 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि इन पोलिंग स्टेशन पे हम जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस हिसाब से करते हैं कि जहाँ क्रिटिकल है वहाँ ज़्यादा लगाते हैं, और साथ में इन पोलिंग स्टेशन जो है हमारे पास वहाँ पर अगर इंटरनेट की व्यवस्था है तो उनकी वेबकास्ट भी कराएंगे। तो क्या इसके लिए जो है अतिरिक्त जो चाहे अर्धसैनिक बल है या पुलिस बल है उसकी तैनाती की जाएगी वहाँ? जी हाँ, जो हमारे ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन है उसमें जो हमारा तैनाती का पैरामीटर वो अलग रहते हैं। वल्नरेबल और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उस पर हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाते हैं, और उसके लिए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनियां स्पेशल जो इलेक्शन के दिनों में जहाँ तैनात की जाती है। ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, और उस दौरान के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अधिसूचना जो इसकी लोकसभा निर्वाचन की है वो 22 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, और जो इसकी नॉमिनेशन वो उसी डेट से शुरू हो जाएंगे हमारे 22 तारीख से जानी, और अंतिम जो तारीख है नॉमिनेशन की वो 29 अप्रैल है, और इसकी जो स्क्रूटनी है वो 30 अप्रैल को की जाएगी, और जो कैंडिडेट्स द्वारा नाम वापस लिए जाने की अंतिम तारीख है वो 2 मई 2019 है। ये थे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन। इन्होंने विस्तार से बताया कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और मतदान के दिन के लिए क्या अलग से व्यवस्था रहेगी, और हिमाचल प्रदेश में इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने में तकरीबन 45,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो अपना योगदान देंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन रोशन शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। अखाड़ा 2019 में लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब हम आपको दे रहे हैं। अकाली दल ने पंजाब में 7वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि गुलजार सिंह रणीके फरीदकोट से अकाली उम्मीदवार होंगे। आपके प्रोफेसर साधु सिंह और बता दें कांग्रेस की मोहम्मद सदीक से होगा मुकाबला। जी हां, अकाली दल ने अपने 7वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, और 7वें उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही बता रहे हैं हम आपको कि गुलजार सिंह रणीके होंगे फरीदकोट से अकाली उम्मीदवार। अकाली दल ने पंजाब में 7वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। गुलजार सिंह रणीके फरीदकोट से अकाली उम्मीदवार होंगे। आपके प्रोफेसर साधु सिंह और कांग्रेस के मोहम्मद सदीक से मुकाबला होगा रणीके का। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तस्वीर साफ होती हुई, और एक एक कर जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो या फिर पूरे भारत की तस्वीर हो, ऐसे ही धीरे धीरे करके साफ होती हुई अब उम्मीद जताई जा सकती है कि सभी सीटों पर जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, और स्थिति साफ होगी कि कौन किसके खिलाफ चुनाव मैदान में है, किस आधार पर वोट मांगे जाएंगे, क्या जात पात की राजनीति होगी, विकास के एजेंडे को लेकर आगे चला जाएगा, या फिर जो पिछली सरकार है उनने क्या काम नहीं किए उन पर बातचीत होगी। बहरहाल ये हम अपडेट आपको दे रहे हैं। अकाली दल ने अपने 7वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बात हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली की। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थामी है, जिसके तहत सीएम मनोहर लाल प्रदेश में रोड शो और विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं।
सीएम मनोहर लाल आज पानीपत और रोहतक के दौरे पर है, जहां पानीपत के इसराना अनाज मंडी में, रोहतक के बहु अकबरपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे और खुद सीएम मनोहर लाल जगह जगह जाकर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए लोगों को बता रहे हैं कि क्यों भाजपा को वापस सत्ता के शिखर पर बिठाया जाए, क्यों दिल्ली को एक बार फिर से बीजेपी फतेह करे, ये जरूरी है। आज अगर बात करें तो पानीपत और रोहतक में विजय संकल्प रैली होगी। ये विजय संकल्प रैलियां कई जगहों पर की जा रही है और उसी के तहत आज पानीपत और रोहतक में ये विजय संकल्प रैली की जाएगी। और सीएम मनोहर लाल खुद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रुक करते हैं संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी का। धीरेन्द्र, पानीपत और रोहतक में आज विजय संकल्प रैली, जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर खुद कमान संभाले हैं सीएम मनोहर लाल और बता रहे हैं कि क्यों वोट की जाए। आज की अपडेट्स क्या है, किस तरीके से शेड्यूल आगे बढ़ेगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री की 2 विजय संकल्प रैली है। एक अभी इसराना में चल रही है जो करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता है, और दूसरी जो रैली कर रहे हैं वो रोहतक के अंदर कर रहे हैं। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में अब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। जो आसपास के ग्रामीण महिलाएं, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री की रैली में उनको सुनने के लिए पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हालांकि वक्त 3 बजे का है, इसलिए आसपास के गांव से अभी से लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कल जिस तरह से 8 लोकसभा की सीटें हरियाणा की डिक्लेयर करी थी और सिर्फ रोहतक और हिसार बाकी है, तो रोहतक के लिए एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां पर घेरा जाए और रोहतक की सीट को भी भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए एक बड़ी रणनीति के तहत रोहतक लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में रैली की जा रही है। पहले मातनहेल में की थी, फिर बहादुरगढ़ में रोड शो किया था, बेरी में जनसभा की थी, और ये चौथी रैली विजय संकल्प रैली रोहतक लोकसभा के अंदर आज मुख्यमंत्री उसको संबोधित करेंगे। राज धीरेन्द्र, हम देखते हैं कि हरियाणा में कल्चर है कि पूरा परिवार उठकर आता है नेताओं को सुनने के लिए। अगर राजनीतिक समझ की बात करते हैं लोगों की, तो वो भी अच्छी खासी कही जाती है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई वो खुद अपने आप में कहानी बयां करती है कि बच्चों के साथ साथ महिलाएं हैं और पुरुष भी लाजमी तौर पर आएंगे। भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन रोहतक की तस्वीर दिखती क्या है? क्योंकि एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है जो दावा करते हैं कि यहीं से शुरुआत हो जाएगी भाजपा के खात्मे की और कांग्रेस की जीत की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलग रणनीति रोहतक के लिए बन रही है खास तौर पर। देखिए, जहां तक रणनीति की बात है इसमें कोई शक नहीं है कि रोहतक के लिए एक विशेष रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी कर रहा है काम और प्रदेश यूनिट भी काम कर रही है, ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक, इस गढ़ को तोड़ने के लिए रणनीति व्यापक स्तर पर बनाई जा रही है। दिल्ली के नेता भी ऐसा कोई कैंडिडेट मिले जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा सके, क्योंकि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ इसलिए कहा जा रहा है कि उनके दादाजी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी 3 बार सांसद बन चुके हैं, अब 4थी बार मैदान में आएंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच के चल रही है कि रोहतक को अगर जीत लेंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर पार्टी काफी मजबूत होगी। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पुराने रोहतक के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था। हालांकि इस गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब रही। रोहतक के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो कम से कम इन जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था उसको कहीं न कहीं तोड़ने में बीजेपी सफल तो रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती दीपेंद्र हुड्डा के तौर पर बीजेपी के सामने है। अब दीपेंद्र को भी अगर हरा लेगी तो भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी टूट जाएगा, और इसी गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं कि ये गढ़ नहीं है, उनका घर है, घर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। तो देखना यह है कि सभी दावे कर रहे हैं और 23 मई को जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता लगेगा कि इस गढ़ को तोड़ने में बीजेपी कामयाब रहती है या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसको बचाने में कामयाब रहते हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, हमने देखा है कि गढ़ और घर किस तरीके से चुनावों से पहले टूटते और बिखरते दिखते हैं। उसके लिए उदाहरण के तौर पर आईएनएलडी है भी, जज्बा बन चुकी है, कई विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बेहद शुक्रिया। फिलहाल के लिए अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे इस पूरी खबर पर, क्योंकि खुद सीएम निकले हैं विजय संकल्प रैली में और
अलग अलग जगह जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं।